हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूँ। 6 मंथ का करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूँ। 6 माह का करंट अफेयर की क्लास एक क्लास में लेकर आ गया हूँ। आप जो भी बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और देने वाले हैं, जो भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स रेलवे के अभी हाल हाल में लगे हैं। रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम अभी अभी लगा हुआ है। जो भी रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम, वो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ ले। इस 6 महीने का करंट अफेयर आपको पूछा ही जाएगा। इनमें से आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप इस पूरे क्लास को ज़रूर कीजिएगा। और रेलवे के जो भी नए एग्जाम्स आएंगे, एनटीपीसी आने वाला है, कई सारे सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो रेलवे के 6 महीने का करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेलवे के 6 मंथ का क्लास, जो कि आप सभी के अगस्त से लेकर जनवरी 2025 तक के सभी करंट अफेयर को मैंने कंपाइल करके रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आपका करंट अफेयर का क्लास। तो करंट अफेयर की क्लास आप सभी के ये मैगजीन है, वो मैगजीन हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वहाँ से भी आप विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका हमारा करंट अफेयर की क्लास, जिसमें आप सभी के लिए देख सकते हैं करंट अफेयर की क्लास के लिए मैं आप सभी के लिए पूरी कंपाइल करके लेकर आ गया हूँ। तो आप सभी के लिए पहला प्रश्न निकल के आता है करंट अफेयर की क्लास, जिसमें 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ। आपको बताना है 2025 का संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। क्या वह 1 जनवरी 2025 शुरू हुआ था, 31 जनवरी 2025, या 1 फरवरी 2025, या 10 फरवरी 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 जनवरी 2025 को बजट सत्र शुरू हुआ था। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि बजट सत्र जो कि 31 जनवरी को शुरू हुआ था 2025 को, यहाँ पे बजट सत्र शुरू हुआ था संसद का। फिर अगला प्रश्न आप सभी के दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए निकल के आया है कि 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया है। तो आपको बताना है दोनों सदनों को संबोधित किसने किया था बजट सत्र को। क्या वह उसे नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, वह राष्ट्रपति जी ने, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, या लोकसभा अध्यक्ष ने। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक होती है, जो आर्टिकल 108 के अंदर आती है, एक्ट 108 के अंदर आती है, इसे हमेशा राष्ट्रपति ही संबोधित करती है। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर बी आ जाएगा। हमेशा राष्ट्रपति करती है। तो ये आंसर आपको पूछ सकता है रेलवे आरपीएफ के एग्जाम्स में, समझे। बाकी अगला तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। आप सभी के लिए ये तीसरा प्रश्न निकल के आया है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था। आपको बताना है विषय क्या था। तो इसका विषय क्या विविधता में एकता था, या साहित्य का जश्न था, या हम भारत के लोग था, या एक वैश्विक दृष्टि था। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा हम भारत के लोग। इसका सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि पुस्तक मेला, जो विश्व पुस्तक मेला है, वो नई दिल्ली में मनाया गया है। इस बार न्यू दिल्ली में यहाँ पे आयोजित किया जाता है। हर बार न्यू दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है विश्व पुस्तक मेला, समझे। आपको याद रखना है, इसके थीम्स भी आपको याद रखने हैं। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न है, वो है अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाली नई 30 विस्तारों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है। तो क्या वह ग्वांतनामो वे क्यूबा में बनाई जा रही है, या यूएसए में बनाई जा रही है, या कैलिफोर्निया यूएसए में बनाई जा रही है, या टेक्सासा यूएसए में बनाया जा रहा है। तो इसे जो बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है ग्वांतनामो बे क्यूबा में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अभी अमेरिका है, वो 30,000 विस्तारों वाली प्रवासी हिरासत बना रहा है, सुविधा बना रहा है। यहाँ पे जो क्यूबा में यह करेगा, जो भी प्रवासी उसके वहाँ जाते हैं, जितने भी प्रवासी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रवासी जो गैर प्रवासी जाते हैं, उन्हें अब वहाँ से डिपोर्ट करेगा अब क्यूबा के अंदर, समझे। उसके बाद अगला आप सभी के लिए प्रश्न है कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई थी। आपको बताना है। ये आपको एक कल्चर से सवाल पूछ लेता है कि 7 करोड़ श्रद्धालु वो किस 29 जनवरी को कौन सा दिन था, आपको बताना है। क्या वह मकर संक्रांति था, या वो मौनी अमावस्या थी, या वसंत पंचमी थी, या
कार्तिक पूर्णिमा था। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा, मौनी अमावस्या। आंसर बी हो जाएगा, मौनी अमावस्या का दिन था। यहाँ पे हर्ष कमेटी बनाया गया है, जो कि हर्ष, जिन्होंने हर्ष ने इसे अध्यक्षता की है यहाँ पे, जिसमें भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में। इसकी अध्यक्षता अब हर्ष जी कर रहे हैं, जिसमें जहाँ पे इसकी अब जांच की जाएगी कि भगदड़ क्यों हुई थी और इसका जिम्मेदार कौन है। बाकी 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित विक्टिम रिटायर समारोह का उद्देश्य क्या है। तो ये जो आप जानते हैं, जो 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक ये चलता रहता है समारोह। 26 जनवरी समारोह है जो गणतंत्र दिवस है, ये हमारा चलता रहता है। 26 से लेकर 29 जनवरी तक गणतंत्रता दिवस समारोह चलता रहता है, समझे। तो जो आखिरी दिन होता है, जो राष्ट्रपति अपने सभी जो होते हैं उसे अपनी अपना जगह भेजते हैं, उसे कहते हैं विटिंग रिटायरमेंट समारोह। तो इसका आंसर आपसे भी का हो जाएगा बी, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इसमें है ना, सभी अपनी सेनाओं को अपने अपने स्थान पे भेजा जाता है कि अपने अपने आप कार्य कीजिए, इसके लिए मनाया जाता है। तो ये आप सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी से पूछेगा, अगला प्रश्न पूछेगा आप सबके, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाले उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था। आपको बताना उत्तर प्रदेश का झांकी का विषय क्या था। क्या वह खर्ची पूजा था, महाकुंभ 2025 था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आपको ये थीम जरूर याद रखना है, स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, आपको ये थीम जरूर याद रखना है। क्या पर्यावरण के अनुकूल लकड़ियों के खिलौने या जनजातीय गौरव वर्ष था। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, समझे। आंसर बी हो जाएगा, महाकुंभ 2025 थीम रहेगा। उत्तर प्रदेश ने अपना जो परेड जो 26 जनवरी के दिन अपना प्रस्तुत किया था राष्ट्रपति के सामने, वो था उस समय महाकुंभ 2025 के झांकी के रूप में प्रस्तुत किया था। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने 38वें राष्ट्रीय खेल विषय का उसका थीम क्या है, आपको बताना है। तो क्या उसे विविधता में एकता है, या डिजिटल इंडिया है, या ग्रीन गेम्स है, या सभी के लिए खेल है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है ग्रीन गेम्स रखा गया है, समझे। ग्रीन गेम्स रखा गया है थीम इसका, ग्रीन्स गेम्स रखा गया है। बाकी अगला आप सभी के लिए प्रश्न निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेट पुरुष ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है। क्या उसे विराट कोहली को सम्मानित किया गया है, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, या रविचंद्र अश्विन को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। जो ये दिया गया है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो दिया गया है वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को दिया गया। जसप्रीत बुमराह को अभी दिया गया है प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में, समझे। जसप्रीत को दिया गया है। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS नाविक, जिसे नाविक कहते हैं, जो कि GPS, जिस तरह GPS होता है USA का है, GPS USA का, उसी तरह इंडिया का अपना नाविक सिस्टम है, समझे। उसका परीक्षण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि कौन सा नंबर का परीक्षण किया है, कौन सा है। तो क्या वह 50वां है, या 75वां है, या 100वां है, या 125वां परीक्षण है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। 100वां परीक्षण अभी लॉन्च किया था नाभिक के रूप में, समझे, इसरो ने अभी। बाकी अगला प्रश्न आपकी बात करते हैं कि अब अगला आप सभी के लिए प्रश्न निकल के आ रहा है, वो है कि प्रश्न जो अगला प्रश्न है 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला वनडे ओडीआई में क्रिकेट ऑफ द किताब किसने जीता है। तो क्या वह लॉरा वॉल्ट है। तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, स्मृति मंधाना ने इसे जीता है इस बार, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई में जीता है। फिर अगला आप सभी के लिए प्रश्न है
अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है। सेब की खेती को बदलने के लिए किससे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो क्या वह हरिमन शर्मा को किया गया है, या MS स्वामीनाथन को किया गया है, या सुभाष सुभाष पालेकर को किया गया है, या राजेंद्र सिंह को। तो आपको ये MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है अभी भारत रत्न। इसको आपको रखना, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न, समझे। भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, आपको इन पाँचों का जरूर याद कीजिए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ पे जवाब दे दूंगा। उससे आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए हो जाएगा। हरिमन शर्मा जी को दिया गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी अगला आप सभी के बात करें, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। क्या तो जिसका आंसर आप सभी का हो जाएगा जसप्रीत बुमराह जी को किया गया है। जसप्रीत बुमराह को अभी अभी क्रिकेट में टेस्ट में अभी क्रिकेट ऑफ द ईयर से पुरस्कार दिया गया है, अभी दिया गया है, समझे। बाकी अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने को योजना बना रहा है। कुल कितनी राशि डालने का योजना बना रहा है। तो क्या 1 लाख करोड़ रुपए का, या 1.1 लाख करोड़ रुपए, या 2 लाख करोड़ रुपए, या 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा। 1.1 लाख करोड़ डालने की योजना रख रहा है अभी, समझे। बाकी अगर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछेगा, और भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है, क्या वह रंजन गोगोई है, या एम एस बोबडे है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। तो क्या वह जगदीश सिंह खेहर है, या दीपक मिश्रा है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा कि जगदीश सिंह खेहर को यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समझे। वहाँ की अगर बात करें तो अगला आप सभी के लिए प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि सुजुकी मोटर्स के पूर्व मुख्य को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह किसके मालिक है, आपको बताना है। क्या वह ओसो सुजुकी है, क्या वह तोशिहिरो सुजुकी है, या अकियो टोयोडा है, या मसायोशी सोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा। ए ओसामू सुजुकी है, जो कि सीईओ हैं अभी सुजुकी मोटर्स के, जो कि संस्थापक माने जाते हैं मोटर्स के, सुजुकी मोटर्स के। बाकी अगला प्रश्न आपकी बात करें, अगला प्रश्न है आप सभी के कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का प्रथम उद्देश्य क्या है। सेवानिवृत्ति का आयु बढ़ाना, नहीं। क्या वह एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त करना। तो ये भी नहीं होगा। क्या निजी कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना। तो ये भी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। आंसर आप सबका बी हो जाएगा। इसमें है ना आप सभी का यूनिफाइड जो कि न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस है, उसको भी कंबाइन करके, और ओल्ड पेंशन स्कीम है, दोनों को कंबाइन करके यूपीएस बनाया गया है, समझे। इसके तहत दोनों को कंबाइन करके एक नया रूप तैयार किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश बी ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने अभी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। वहाँ की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ की झांकी प्रस्तुत किया था, महाकुंभ की झांकी को प्रस्तुत किया था, जिसका थीम आपको याद रखना है, समझे। बाकी अगले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्रश्न है कि जनवरी 2025 में मलेशिया में 19वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट के
किसने जीता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या वो है गुयेन गुयेन वॉन हुई ने जीता है, या विश्वनाथ आनंद ने जीता है, या इनियान इनियान पेन्नीरी सिल्वा ने जीता है, या मैग्नस कार्लसेन ने जीता है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद जी ने अभी अभी जीता है जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज किताब। अभी अभी विश्वनाथ आनंद पहले जीत चुके हैं, लेकिन अभी जो जीते हैं वो जीते हैं। आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, अभी जो जीते हैं वो अभी जीते हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा, अभी जो जीते हैं वो इनियान 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 पेरिसिल्वा, जो कि जिन्होंने जीता है 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पेनिसिल्वा ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में नौवां जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है अभी अभी, समझे। बाकी अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसे चुना गया है। तो क्या वो साइमन हैरिस है, या माइकल मार्टिन है, या मैरी लू मैक डोनाल्ड है, या लियो वराडक है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, माइकल मार्टिन है। माइकल मार्टिन जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी निर्वाचित हुए हैं। बाकी अगला प्रश्न की बात करते तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है, जो कि उसका आंसर आप हो जाएगा, क्या है उसका आंसर नेत्र है, ए, क्या बी संजय है, या सी सुरक्षा है, या डी पराक्रम है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी संजय। युद्ध क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए संजय को अभी अभी लॉन्च किया गया है, संजय को। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, या 24 जनवरी को, या 27 जनवरी को। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि 1950 में 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना की गई थी, इसी के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, समझे। वहीं अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय। तो क्या हुआ 24 जनवरी का मनाया जाता है, या 24 फरवरी को, या 24 मार्च को, या 24 अप्रैल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं कि इंटरनेशनली कब मनाया जाता है, तो वो 13 तारीख को मनाया जाता है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी का है कि भारत के डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है। डीप ओशन मिशन का जो कि अभी 6000 अभी लॉन्च किया गया है उस मिशन, उसका उद्देश्य क्या है। तो क्या इसका उद्देश्य कि अंतरिक्ष अन्वेषण करना है, तो ये तो हो नहीं सकता है कि डीप ओशन मतलब जाना है कि नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर जाकर खोज करने का उद्देश्य है। भारत के पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के परिस्थितियों तंत्र की ज्ञान को बढ़ाना है। क्या कृषि विकास के लिए है, तो कृषि विकास के लिए भी नहीं है। क्या शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की स्थिति तो तंत्र के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसे अभी लॉन्च किया गया है 2025 में, मत्स्य 6000 के रूप में नाम से लॉन्च किया गया है, समझे। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है। अनुजा जो फिल्म है उसे किस श्रेष्ठ में नामित किया गया है अनुजा को, समझे। भारतीय फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए, तो क्या वह सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए नामित किया गया है, या सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म के लिए, या सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए, लाइव एक्शन के लिए, या सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए। तो इसका आंसर आपसे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ
लघु, सर्वश्रेष्ठ आंसर सी हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म फिल्म लाइव एक्शन के लिए इसे नामित किया गया है। आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, ऑस्कर में नामित किया गया है। अभी ऑस्कर अवार्ड भी अभी नामित कर दिया गया है। अभी ऑस्कर अवार्ड भी आप सभी को मैं पढ़ा दूंगा कि ऑस्कर अवार्ड भी अभी सभी को दे दिया गया है, समझे। बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको कि ऑस्कर अवार्ड किसको किसको अभी मिला है। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता के जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो क्या वह महात्मा गांधी के, या जवाहरलाल नेहरू जी के, या सुभाष चंद्र बोस के, या भगत सिंह के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे इसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी अभी शुरू किए था। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बात करते हैं तो 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है। तो क्या वह प्रति 5300 प्रति कुंटल है, या 5650 प्रति कुंटल है, या 5950 प्रति कुंटल है, या 6000 प्रति कुंटल है। तो जो इसका जो एमएसपी रखा गया है जूट के प्रोडक्ट पे कितना रखा गया है, उससे रखा गया है सी रखा गया है बी रखा गया है 5650 प्रति कुंटल के हिसाब से रखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, समझे, आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है। तो क्या आंसर वो है अनेकता में एकता है, या स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, या सशक्त और सुरक्षित भारत है, या विरासत भी विकास भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर है बी आंसर आप सभी का इसका आंसर है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास के साथ, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। उसका भवन का नाम क्या है। तो क्या उसका नाम कंपनी गार्डन है, या अमृत उद्यान है, या रोज गार्डन है, या शालीमार बाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा, बी अमृत उद्यान है। इसका नाम अभी 2024 में ही चेंज किया गया था, अमृत उद्यान, समझे। 2024 में इसका नाम चेंज किया गया था। इसका पहले जो नाम था वो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। मुगल गार्डन अगर बोलेगा कि मुगल गार्डन नाम किसका चेंज किया गया, मुगल गार्डन से नाम चेंज किया गया है, तो ये मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रखा गया है, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 2025 में 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, बताना है किसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो क्या वह आयुष्मान भारत की मनाई गई है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मनाई गई है, या प्रधानमंत्री जनधन योजना की बनाई गई है, या स्वच्छ भारत अभियान की बनाई गई है। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी योजना आरंभ की गई थी। इसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, समझे। इसलिए इसे 10वां वर्षगांठ मनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़े का अनुसार भारत के जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है आप बताना है। तो इसका जो लिंग अनुपात होगा वो लिंग अनुपात क्या 918 है, या 930 है, या 940 है, या 950 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा 930 हो गया है। इसका जो 2023-24 का जो है वो 930 हो गया है। जब ये लॉन्च किया गया था उस समय 918 था, अब 930 हो गया बढ़कर, समझा, जो कि इम्प्रूव हुआ है। अगला प्रश्न आप सभी के है कि किशन गंगा और रातली जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विश्लेषण की नियुक्ति किसने की है।
तो उससे डब्लू डब्लू वर्ल्ड बैंक ने की थी, समझे। वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता की थी 1960 में की थी। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसे WB ने की थी, वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्षता की थी, जिसमें ऊपर की तीन नदियाँ पाकिस्तान को दी गई थी, पाक को दी गई थी, और नीचे की तीन नदियों को इंडिया को दी गई थी, जिसमें समझे। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा विश्व बैंक ने इसकी अध्यक्षता की थी, समझे। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है। तो इसका वह लाहौर की संधि नियंत्रित करती है, या सिंधु जल संधि, या शिमला समझौता, या नदी जल बंटवारा संधि। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि है, इसका निर्धारण करती है कि किसको कितना पानी मिलेगा, समझे। सिंधु जल संधि। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। क्या वो जो बाइडेन बने हैं, या कमला हैरिस बनी हैं, या डोनाल्ड ट्रम्प बने हैं, या माइक पेंस बने हैं। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, जो कि अभी बहुत ही तहलका मचा रखे हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने टैरिफ लगा कर तहलका मचा रखा है डोनाल्ड ट्रम्प ने, जिन्होंने अभी शपथ लिया है 47वें USA के राष्ट्रपति के रूप में। जेडी वेंस है, जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के हैं कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ये जो उपराष्ट्रपति वो 50वें उपराष्ट्रपति है, समझे। तो किसने शपथ लिया है। तो क्या वह माइक पेंस है, या कमला हैरिस है। जो ये तो पहले थी, जो कि जो बाइडेन के समय थी, 49 वाइस प्रेसिडेंट थी ये, समझे। बाकी जेडी वेंस है, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। जेडी वेंस जो कि 25वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, समझे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नामित हुए हैं, समझे। सीडेंट। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न आप सभी के, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दे दी है। तो क्या वह हिमाचल प्रदेश है, क्या यह उत्तराखंड है, या मध्य प्रदेश है, या गुजरात है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, उत्तराखंड। यूके उत्तराखंड ने इसे मंजूरी दे दी है। गोवा में पहले लागू था, और उत्तराखंड ने अभी अपने लेजिस्लेटिव में अभी पारित करके इसे लागू किया है। तो फर्स्ट अगर पूछेगा तो उत्तराखंड आएगा, बाकी अगर लागू पहले से ही कहाँ है तो गोवा में है। फिर अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है। तो क्या योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है। तो क्या भूपेंद्र पटेल है। तो ये गुजरात के हैं। तो क्या वह पुष्कर सिंह धामी है, क्या वह जयराम ठाकुर है। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी है, समझे। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या वह पहला आंसर क्या हो सकता है कि व्यक्तिगत दस्तावेज का प्रबंध करना, या व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेज का प्रबंध करना, या मल्टीमीडिया फाइलों का संग्रहित करना, या सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी, व्यापारिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंध करना। ये डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, समझिए। डिजी लॉकर की तरह काम करेगा। इसमें आप जो भी व्यापारिक दस्तावेज है आप यहाँ पे एक तरह का सिक्योर रख पाएंगे यहाँ पे, इसलिए ये बनाया गया है, समझे। बाकी जो कि इसे लॉन्च किया हुआ व्यापारिक और संगठनात्मक दस्तावेज को प्रबंध करने के लिए लॉन्च किया गया है ऐसे। मैं कि अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए
किस संगठन ने ATT लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो क्या वह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग ने किया है, या उसे कॉपर मामले का मंत्रालय ने किया है, क्या उसे माल और सेवा कर नेटवर्क ने किया है, क्या उसे विदेश व्यापार महानिर्देशालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने इसे लॉन्च किया है, इसे बनाया है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि खो खो विश्व कप समझे। खो खो विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों फाइनल के किस देश ने जीता है? तो ये जो जीता है वो जीता है भारत ने यहाँ पे खो खो जीता है, दोनों ही जीत लिया है, पुरुष का हो और महिला को, दोनों भारत ने ही जीता है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारत महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो बताना है, क्या वो प्रियंका झंगिली थी, या सुमिता भाटिया थी, या मिताली राज थी, तो हरमनप्रीत कौर है? तो ये दोनों तो हो नहीं सकती, ये दोनों क्रिकेटर है, समझे। तो इसका आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, ये प्रियंका इंगले जो कि कप्तान है खो खो टीम की, हमारे खो खो टीम की। तो दोनों में इंडिया जीती है, समझे। जो कि अभी खो खो विश्व कप हमारे कहाँ आयोजित किया गया था, आपको ये भी बताना है, समझे, फिर कमेंट बॉक्स में। बाकी अगला आप सभी का है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ है बताना है। क्या इसका आंसर क्या 19 जनवरी को हुआ है, या 10 जनवरी को, या 11 दिसंबर को, या 19 मार्च को? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को यहाँ के समझौता हुआ था कि युद्ध विराम रोका जाए, उसके बाद जो बंदी है आपस में अदला बदली की जाए, ताकि जो भी बंदी है उसे आपस में अदला बदली कर लिया जाए। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 25वां विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक बैठक हुई है, कब से कब तक हुई है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 20 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक इसकी बैठक रही है, समझे। इसकी बैठक तब तक रही है। वहीं अगर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो क्या उसे विराट कोहली को बनाया गया है, केएल राहुल को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, रोहित शर्मा जी को बनाया गया है, यहाँ पे कप्तान के रूप में नामित किया गया है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? अंतरिक्ष डॉकिंग का अर्थ है कि दो जो उपग्रह हमने लॉन्च किया है, इन दोनों को आपस में मिलाने का काम, इसे डॉकिंग कहते हैं। ऊपर ही सैटेलाइट के द्वारा ही वहाँ पे डॉकिंग करने का काम किया है। तो इसका चंद्रयान 4 है क्या वो गगनयान है, क्या वह स्पेडिक्स है, या मंगलयान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, स्पेडिक्स मिशन के तहत हमने इसे लॉन्च किया था। बाकी अगला आप सभी का प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी का कि 17 जनवरी से 24 जनवरी 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? क्या वह हेल्थ केयर से है, या ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से है, या सूचित प्रतियोगिता से है, या रियल एस्टेट से है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका, कि मोटिव और मोबिलिटी से इसका संबंधित है, समझें। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी का, क्या वह अर्जुन पुरस्कार है, क्या वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है, या मौलाना अब्दुल आज़ाद ट्रॉफी है, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से एक है।
उसके बाद उसके अर्जुन पुरस्कार भी जो कि खेल में दी जाती है, को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि उनको दी जाती है जो कोच जिन्होंने कोच किया हो उन्हें दी जाती है। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है, क्या वह सलीमा टेटे हैं या मनु भाकर है या ज्योति यराज है या संदीप संगवान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। अभी 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है यहाँ पे। पहले आता मनु भाकर जी को दिया गया है मेजर ध्यानचंद, मनु को दिया गया है, मनु भाकर जी को दिया गया है, समझे। यहाँ पे देख सकते हैं मनु भाकर जी को दिया गया। हॉकी के भी एक तो प्रवीण को दिया गया है जो कि हाई जंप में है। उसके बाद हरमनप्रीत को दिया गया है जो कि हॉकी के प्लेयर है, उन्हें दिया गया है। डी गुकेश को दिया गया है, दिया गया है जो कि शतरंज के खिलाड़ी है। और मनु भाकर को दिया गया है जो कि ब्राउन मेडलिस्ट है तीरंदाजी में। बाकी अगला प्रश्न है कि गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायर तारामंडल लॉन्च किया है, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे उच्च रिज़ॉल्यूश वाला वाणिज्यिक हाइप्रोटेक्स इमेजिंग तारामंडल है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। पिक्सल स्पेस है जिसे अभी गूगल द्वारा लॉन्च की गई है। फिर अगला आप सभी का प्रश्न है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है? स्वामित्व योजना का तो क्या वह ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना है, क्या किसानों को भूमि वितरण करना है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मामलों को अधिकार अभिलेखन प्रदान करना है, या ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़कें बनाना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेखन करना है। ये ड्रोन के द्वारा सभी को परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद नक्शा बनाकर यहाँ पे किसानों को अपना संपत्ति वो दस्तावेज प्रदान की जाएगी। 7वें वेतन आयोग कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 2026 के बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, 7वां समाप्त हो जाएगा, समझे। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 2025 में भारत के 36वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो जो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहाँ गए? प्रोवो, बी आंसर हो जाएगा प्रोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और पहले गणतंत्र दिवस में भी यही आए थे, मतलब इन्हीं इंडोनेशिया से ही आए थे, समझे। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्या वह बेंगलोर कर्नाटका में है, या तिरुवनंतपुरम केरला में है, या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, या हैदराबाद तेलंगाना में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। बाकी अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर क्लिक इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हासिल किया है, सेकंड स्थान हासिल किया है भारत ने, समझे। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अमेरिका ने जनवरी 2025 में 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाया है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा BARC को, और IREL को, और IGCAR को। USA ने यहाँ से प्रतिबंध हटाया जब से डोनाल्ड आए हैं, समझे। ये भामा एटॉमिक है जिसका अभी हटाया गया है प्रतिबंध। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 16 जनवरी 2024-25 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? या दीपावली मेला, होली महोत्सव, महाकुंभ मेला, या गणतंत्र दिवस परेड? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महाकुंभ मेला में।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रन से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए कि आंसर सी हो जाएगा। 304 रन से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है वुमेन ने महिला क्रिकेट टीम ने। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि हवाई अड्डे पर निर्बाध आव्रजन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई कार्यक्रम का नाम क्या है। तो क्या उसका नाम है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्रा कार्यक्रम इसका थीम रखा गया है। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि जनवरी 2025 में दो नई बाल्टिनियों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अपेक्षित कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 लाख बाल्टियों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ अपेक्षित संख्या है, समझे, 2 लाख। कि अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा के एम करियप्पा जी थे, जो कि सबसे पहले आर्मी चीफ ऑफ कमांडर के रूप में थे, के एम करियप्पा। फिर अगला प्रश्न है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगल रत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुँचे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 जनवरी को यहाँ पे प्रस्तुत हुए थे 2025 को, समझे, राष्ट्रपति सिंगापुर के। फिर अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति पर, तो ये भी कल्चर से सवाल है, तो क्या वह, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। फिर मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। फिर अगला प्रश्न है कि सोनमार्ग सुरंग कहाँ स्थित है, जिसे जेड टनल भी कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कौन सी है, किसने बनाई आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ईरा जाधव ने बनाया है। बाकी अगला प्रश्न है कि खो खो विश्व कप 2025 भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक वाइकर, ए आंसर हो जाएगा, प्रतीक वाइकर कर रहा है खो खो टीम का। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारत T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार को। बाकी अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का पौष पूर्णिमा के अवसर पर इसे शुरू किया गया था, पौष पूर्णिमा के अवसर पर, समझे, पौष पूर्णिमा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती, जिसका तीनों पर यहाँ पे संगम होता है। सरस्वती यहाँ अदृश्य रूप में संगम करती है। जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संदर्भ में भारत किससे जुड़ गया है। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्रीय विश्लेषण की समिति से।
अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार 2025 25 प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। अगला प्रश्न है कि थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण जो कि 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मुंबई से ठाणे में आयोजित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, मुंबई से और ठाणे में इसे आयोजित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका क्या खडेरी है, करंज है, या वेला है, या वाक्षीर है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वाक्षीर को यहाँ पे सौंपा गया है नौसेना को। फिर अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में जंगल की आग को तीव्रता में किस प्राकृतिक कारण से योगदान दिया गया है? समझे तो किसका? भारी वर्षा के कारण, या साता एन हवाई के कारण, या बर्फीली तूफान के कारण, या भूकंप के कारण? तो यह सांता एनन हवा के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा, सांता एना हवा के कारण। अगला प्रश्न होगा दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनी वाली भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया? किसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 36वां गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों का आमंत्रण किया गया? कितने विशेष अतिथि का आमंत्रण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 विशेष अतिथि का आमंत्रण किया गया है, सी आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जॉन ड्रामिनी महामा इसको जो कि घाना के राष्ट्रपति के पद पर नामित हुई। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी क्या रहेगी? तो उसका है 6.4 रहेगा, और इसकी जो घाटा क्रेडिट रहेगा वो 4.4 घाटा रहेगा। उसके बाद कहते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया, वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, सी उड़ीसा में भुवनेश्वर में। फूड 2025 8 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया, कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, सी आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में से आयोजित किया था। इंड्स फूड, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है सभी फूड्स आदिवासी चाहे आप जितने भी प्रोडक्ट है वहाँ पे एक जगह प्रोडक्ट को लाया जाएगा, जो भी पूरे देश में जितने भी तरह के खाने बनते हैं वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ताकि यहाँ पे देख सके कितने प्रकार के फूड्स होते हैं, ताकि जो भी ऑर्डर है दिया जा सके छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। बाकी अगला प्रश्न की बात करते हो। अगला प्रश्न है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? क्या वह आदिल सुमरीवाला को चुना गया है, या संदीप मेहता को चुना गया है, या बहादुर सिंह सांगू को चुना गया है, या नीरज चोपड़ा को? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, बहादुर सिंह सांगू को चुना गया है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के कि इसरो
इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो क्या उसे एस सोमनाथ को चुना गया? ये तो पहले थे, तो पहले ये रिटायर हो चुके हैं। क्या हुआ वी नारायण को चुना गया है? क्या हुआ के शिवन को चुना गया है? या आर माधवन को चुना गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वी नारायण जी को चुना गया है अभी। फिर अगला प्रश्न है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 करोड़, 1.55 करोड़ लोग जो कि मतदाता है। फिर अगला प्रश्न है कि 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो क्या वह एस सोमनाथ है, राजीव कुमार है, वी नारायण है, आदिल सुमरीवाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी राजीव कुमार जो कि है अभी चेंज हो चुके हैं। अब भी राजीव कुमार की जगह चेंज हो चुके हैं। आपको बताना है कि कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञानेश कुमार जो कि ज्ञानेश यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। ज्ञानेश कुमार जी को आपको ऐसे याद रखिए कि ज्ञानेश कुमार जी को अभी अपना नेक्स्ट CI बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। बाकी अगला प्रश्न आपसे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले रेलवे स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजी खाद पुल। फिर अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी किया है? तो इसका आंसर हो जाए इंडिया AI ने शुरू किया, इस भागीदारी किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2025 में ब्रिटिश यूनियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह ने जीता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या उसे घरेलू आपराधिक जांच सुव्यवस्था करना है, या आपराधिक जांच के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, या स्थानीय कानून प्रबंधन गतिविधियों को निगरानी करना है, या कानूनी प्रबंधन अधिकारियों को प्रशिक्षण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आधिकारिक जांच व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे CBI ने लॉन्च किया इसे। भारतीय पोल पोर्टल किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, CBI ने। फिर अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2025 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, बी बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है एरो इंडिया शो। बाकी अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य नाडेला, आंसर सी हो जाएगा, सत्य नाडेला है। फिर अगला है 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना आपको। फिर अगला प्रश्न है इसका कि एम्यूनिस कप टॉरपोडो कप मिसाइल वर्ड के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे को दिया गया है। तो कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइन से जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद विहार।
बी। अगला प्रश्न है कि 67th राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियंस 2024 में पुरुष ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? तो इसका नाम बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वरुण तोमर। फिर अगला प्रश्न है 42वें भारत और फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचा। फ्रांस नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इसका आंसर का नाम है बी, चार्ल्स द गॉल। अगला प्रश्न है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है? फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया। यहाँ पे 1000 किलोमीटर पार कर चुका है। अगला प्रश्न है कि मानव मोबाइल्स के सामान्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और सांस लेने में कठिनाई होना। समझे, ये एक बीमारी है, पोलियो वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, व्यक्ति से व्यक्ति में संपर्क से दूषित रहतों से माध्यम से। अगला प्रश्न है सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन कल्चर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारिंग। अगला प्रश्न है भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया? तो 13 से लेकर 19 जनवरी तक। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, यूके और यूएसए। बाकी यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य के पास कौन सा शक्ति है? तो इससे वीटो करने की शक्ति है। आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि यूएनएससी के गैर सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? तो 2 ईयर्स का। ये इसमें 10 गैर सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट सदस्य होते हैं, 15, जिसमें से टोटल 15 सदस्य होते हैं। बाकी अगला प्रश्न है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा डीपीडीपी नियम 2025 किस अधिनियम पर को लागू करने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है, किनको सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, हरमनप्रीत सिंह को किया जाएगा, हॉकी के खिलाड़ी है। डी गुकेश 2025 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, शतरंज से। अगला प्रश्न है 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फुटबॉल से हैं, फुटबॉल से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है कि मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बारबंदों का कार्यकाल जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? तो क्या उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मोरहे में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ।
फिर अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में 24 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.73 बिलियन। अगला प्रश्न है रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्व सदस्य कब बने? तो 1 जनवरी 2025 सी आंसर हो जाएगा 2025। तो अगला प्रश्न है